सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 साइंस की धमाका सीरीज़। जैसा कि हमने सोशल साइंस की स्टार्ट की थी, उसमें ज्योग्राफी की एक वीडियो आ गई थी जिसे आप प्लेलिस्ट से देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसी तरीके से हम साइंस का स्टार्ट करेंगे और इसमें चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस पहले डिस्कस करेंगे। तो ये जो पूरा चैप्टर है वो 4 वीडियोज़ के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। पहली वीडियो जो कि ये वाली है, उसमें हम पूरा न्यूट्रिशन वाला टॉपिक कवर कर लेंगे, फिर आपका रेस्पिरेशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर एक्सक्रीशन। ठीक है, इस तरह से 4 वीडियोस के अंदर पूरा चैप्टर कंप्लीट। अब इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो मैंने बनाई है, यानी पूरे चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो सवाल ये उठता है, इस सीरीज़ का मकसद क्या है। यहाँ पर हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, यानी एग्ज़ाम में जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, जो चीज़ें आ सकती हैं वो सारी हम यहाँ डिस्कस करेंगे, यानी कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें हम यहाँ सीखेंगे। और साथ ही साथ आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। आप देख सकते हो ये चीज़ मैंने जो यहाँ पर पढ़ाऊँगा यही आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में मिल जाएगी। ठीक है, जिससे आप बाद में रिवाइज भी कर सकते हो। और बस इतना पढ़ लोगे तो शायद ही कोई क्वेश्चन है जो आपका रह जाएगा, यानी पूरी चीज़ मैंने इसमें कवर करा दी है। ठीक है, तो कहीं से भी अगर थोड़ी सी भी चांस है एग्जाम में आने की, उस टॉपिक को भी मैंने यहाँ पर कंसीडर कर लिया है। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम पूरा न्यूट्रिशन वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। इसमें पहली बात ये कही जा रही है कि कोई चीज़ अलाइव है, कोई चीज़ जिंदा है, उसका एविडेंस क्या है, उसका सबूत क्या है। तो उसका सबूत ये है कि उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। भाई कोई ऑर्गेनिज्म है, मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा, तो उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर मूवमेंट हो रहा है तो हम कहेंगे वो चीज़ जिंदा है। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, वो क्या, वायरसेस। अब वायरस के अंदर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत से साइंटिस्ट उसे अलाइव कहते हैं, जिंदा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट तब शो होता है जब वो किसी सेल को इन्फेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट लोगों में इस बात पे डिवीजन है, कुछ कहते हैं वो जिंदा है, कुछ कहते हैं जिंदा नहीं है। खैर, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि वायरसेस अलाइव होते हैं या नहीं, बस इतना याद रखना कि वायरसेस के अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट देखने को नहीं मिलता। जब वो किसी सेल को इन्फेक्ट करते हैं तभी उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर मूवमेंट होती है। अब जो आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ना, उसका एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है। कहने का मतलब ये है कि वो सेल से मिलकर बना होगा, हर लिविंग थिंग सेल से बनी है। तो सेल्स को मिलाकर टिश्यूज़ बनेंगे, टिश्यूज़ को मिलाकर ऑर्गन बनेगा। इसी तरह से आगे भी हम और जा सकते हैं। ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैंने 3 लिखा हुआ है। आगे जैसे मैं बात करूं कि ऑर्गन्स को मिलाकर ऑर्गन सिस्टम बनता है, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को मिलाकर एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, तो ये पूरा एक वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है। ऐसा नहीं कि सेल को मिलाकर ऑर्गन बन गया या टिश्यू को बनाकर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। ठीक है, एक ऑर्डर में ये पूरा चलेगा। अब लिविंग क्रिएचर्स को इस बात की ज़रूरत होती है कि वो अपने स्ट्रक्चर को रिपेयर करते रहें और मेंटेन करते रहें। कहने का मतलब ये है कि वो बिल्कुल मस्त उनकी बॉडी चलती रहे, बढ़िया से चलती रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए वो मेंटेन करते रहें। और इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती हो उनकी बॉडी के अंदर, तो रिपेयर करने वाला भी सिस्टम उनके पास होना चाहिए। तो 2 चीज़ें ज़रूरी हैं किसी भी लिविंग क्रिएचर्स के अंदर, कि एक तो अपनी बॉडी को वो मेंटेन करके रखे, मेंटेनेंस वाला प्रोसेस चलता रहे, साथ ही साथ अगर प्रॉब्लम आ गई तो रिपेयर वाला सिस्टम चलता रहे। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं। वो सारे प्रोसेसेस जिनको मिलाकर ये रिपेयरिंग और मेंटेनेंस वाला काम होता है, वही हमारे लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। और ये प्रोसेस क्या होना चाहिए, पूरी लाइफ भर चलता रहना चाहिए। जब तक वो ऑर्गेनिज्म जिंदा है तब तक ये दोनों प्रोसेस चलते रहना चाहिए। अगर रुक गया, मान लो कोई प्रॉब्लम आई और रिपेयर नहीं हुआ, मान लो कोई एक सेल ही इन्फेक्ट हो गया, किसी एक सेल में ही प्रॉब्लम हो गई और वो सेल रिपेयर नहीं हुआ, तो वो और सेल्स को इन्फेक्ट कर देगा और इस तरीके से एक टाइम आएगा वो पूरा ऑर्गेनिज्म ही डेड हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए रिपेयरिंग और मेंटेनेंस ज़रूरी है। अब इन दोनों के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए होती है इन कामों के लिए। तो अब अपना मेन टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन वाला। क्या होता है ये न्यूट्रिशन? ये जो प्रोसेस होता है, ट्रांसफ़र अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? फूड होता है, यानी फूड ही वो चीज़ होती है जिससे हमको एनर्जी मिलती है। तो वो प्रोसेस जिसके ज़रिए ये फूड जो है वो बॉडी के बाहर से बॉडी के अंदर आता है, उसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे आप ये देख सकते हो, ये फूड है, ये हमारा बर्गर है और ये इस मोटू पहलवान के अंदर जा रहा है। इसी प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहेंगे। अब बहुत सारे जो फूड सोर्सेज हैं, यानी खाने वाली जो चीज़ें हैं, ज़्यादातर वो कार्बन बेस्ड होती हैं, यानी वो जो बने होते हैं जिन मॉलिक्यूल से, उनके अंदर आपको कार्बन प्रेजेंट होगा। अब अलग अलग कार्बन सोर्सेज की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो अलग होती है, इसीलिए अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं
उनका न्यूट्रिशन वाला प्रोसेस भी अलग होता है। जैसे मैं एग्जांपल लेकर बताऊं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या है, ये कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल है, और C6H12O6 ये भी एक कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल है। तो ये सबसे सिंपल वाला कार्बन कंपाउंड है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आप देख सकते हो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं और ढेर सारे इसके कार्बन के 6 एटम्स लगे हुए हैं, हाइड्रोजन के 12, ऑक्सीजन के 6, इस तरह से, ठीक है। तो इसके कंपैरिजन में ये वाला ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो जैसा फूड होगा उसी हिसाब से उस ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन प्रोसेस होगा। मान लो कोई एक ऑर्गेनिज्म है, वो बहुत सिंपल सा फूड इस्तेमाल करता है, तो उसका न्यूट्रिशन वाला प्रोसेस भी बहुत सिंपल होगा। और वहीं कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा कार्बन सोर्स लेता है, तो उसका न्यूट्रिशन प्रोसेस भी उसी तरह से होगा। अब एनर्जी की ज़रूरत है, वो बॉडी का जो स्टेट ऑफ ऑर्डर है उसे मेंटेन रखने के लिए भी ज़रूरी होती है। यानी बॉडी जिस हालत में है, जिस स्टेट में है, उस स्टेट में रहे, इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। आप बार बार खाना क्यों खाते हो? अगर आप 1-2 दिन ना खाना खाओ तो क्या होगा? आप अपनी बॉडी से बहुत सारे काम नहीं कर पाओगे। यानी अगर 2 दिन आपको खाना ना मिले तो आप उठ भी नहीं पाओगे। इसका मतलब आपके बॉडी की जो स्टेट है वो बदल गई, बॉडी की कंडीशन बदल गई, क्योंकि आपको एनर्जी नहीं मिली। एनर्जी मिलती रहेगी तो आपका जो स्टेट है बॉडी का वो मेंटेन रहेगा। तो अब न्यूट्रिशन भी अलग अलग टाइप का होता है। जैसे कि हमने देखा, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की हम बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के जरिए फूड बनाया जाता है। तो वो प्रोसेस जिसके जरिए ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्रोसेस के जरिए फूड हासिल करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके जरिए ऑटोट्रॉप्स, जिसके अंदर आपका ग्रीन प्लांट्स हो गए और कुछ बैक्टीरियाज हो गए, वो आते हैं। वो क्या करते हैं, सब्सटेंसेस को अपनी बॉडी के अंदर बाहर से ले आते हैं और कन्वर्ट करते हैं इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी ऑटोट्रॉफ फोटोसिंथेसिस के जरिए कुछ सब्सटेंसेस को अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं और फिर उनकी मदद से वो फूड प्रिपेयर करते हैं और उसे स्टोर कर लेते हैं। अब जो आपके ऑटोट्रॉप्स हैं वो क्या करते हैं, सिंपल फूड मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। और कहाँ से मिलता है इनको सिंपल फूड? इनऑर्गेनिक सोर्सेज, यानी जो नॉन लिविंग सोर्सेज है, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर, इनका इस्तेमाल करके फूड प्रिपेयर करते हैं। यानी खुद से अपना खाना बनाते हैं और उसी फूड को इस्तेमाल करते हैं अपने अंदर जो लाइफ प्रोसेसेस है उसको करने के लिए, यानी मेंटेन करने और रिपेयर करने वाले काम के लिए। अब ये आपकी फोटोसिंथेसिस वाली रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के 12 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं। कंडीशन ये है कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होना चाहिए। क्लोरोफिल कहाँ मिलेगा? प्लांट का जो ग्रीन वाला हिस्सा होता है वहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जैसा उसका लीव्स हो गई, ठीक है। तो क्लोरोफिल उस जगह प्रेजेंट होना चाहिए जहाँ पर भी ये फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तभी होगा। और साथ ही साथ सनलाइट प्रेजेंट होनी चाहिए। इन दोनों की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब रिएक्ट करेंगे तो एक मॉलिक्यूल आपका ग्लूकोज का बनेगा और साथ ही साथ ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल और वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। अब यहाँ देखो, जो C6H12O6 है, इसके कई नाम आपको इस बुक में देखने को मिलेंगे। यानी आप चैप्टर पढ़ोगे तो आगे बहुत सारे नाम से इसे डिनोट किया जाएगा। तो सारे नाम मैंने यहाँ लिख दिए हैं ताकि आगे कहीं कन्फ्यूज़न ना हो। इनके बीच में कुछ थोड़ा डिफरेंस होता है, इसको डिटेल में मैंने अपनी लाइन बाय लाइन वाली एक्सप्लेनेशन वीडियो में एक्सप्लेन किया है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो आपको कहीं पर भी ग्लूकोज लिखा हो या कार्बोहाइड्रेट लिखा हो या सिंपल फूड लिखा हो या शुगर लिखा हो या इसका साइंटिफिक नेम जो सुक्रोज होता है वो लिखा हो, तो कहने का मतलब यही बात की जा रही है C6H12O6 की ही। तो ये जो आपका ग्लूकोज है, या हम कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं, या और भी जो नाम नीचे लिखे हुए हैं, इसका इस्तेमाल होता है एनर्जी बनाने में। कैसे बनेगी वो रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में हम देखेंगे। तो कुछ जो कार्बोहाइड्रेट है वो एनर्जी बनाने में इस्तेमाल हो जाएगा और कुछ क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। तो स्टोर होगा जब प्लांट के अंदर, तो वो किस फॉर्म में होगा, स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। तो ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि प्लांट के अंदर जो एनर्जी स्टोर रहती है वो किस फॉर्म में होती है, या फूड जो स्टोर रहता है वो किस फॉर्म में होता है, वो स्टार्च के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये तो प्लांट की बात हो गई। इसी तरीके से हम अपनी बात कर ले ह्यूमंस की, या और भी दूसरे ऑर्गेनिज्म है जैसे फंजाई वगैरह हो गए, तो उनके भी जो एनर्जी स्टोर होती है बॉडी के अंदर वो किस फॉर्म में होती है, ग्लाइकोजन में, ठीक है। ह्यूमंस के अगर एग्जाम में ये भी आया हुआ है कि ह्यूमंस के अंदर जो एनर्जी, जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है। अब जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें बहुत सारे इवेंट होते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस के टाइम। तो चलिए एक एक इवेंट को हम देखते हैं। पहला काम क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा लाइट एनर्जी का। कौन करेगा, क्लोरोफिल करेगा। तो आप समझ गए क्लोरोफिल क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यही क्या करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। और कौन सी लाइट, सनलाइट, ठीक है।
तो देख सकते हो ये डायग्राम से मैंने शो किया है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा कौन करेगा, क्लोरोफिल, ये ग्रीन वाला पार्ट होता है प्लांट का। सेकंड स्टेप में ये होता है कि कन्वर्जन होता है इस लाइट एनर्जी का, जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और इसी में साथ ही साथ क्या होगा, आपका जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो स्प्लिट होगा इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी ये मॉलिक्यूल टूटेगा, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो नीचे, इसका मॉलिक्यूल टूटेगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे। फिर तीसरे स्टेप में क्या होगा, रिडक्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, और रिड्यूस होकर क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट्स। जैसा कि मैं आपको यहाँ दिखाऊं, यहाँ आप देख सकते हो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये रिड्यूस होकर क्या बनेगा, C6H12O6, कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूस होगा। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन का एडिशन क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो यहाँ देखो, यहाँ हाइड्रोजन है नहीं है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया है, यानी रिएक्शन की वजह से हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गया है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। तो यही बात तीसरे वाले पॉइंट में लिखी हुई है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस होकर वो कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, यानी C6H12O6 बन जाएगा। तो ये होती है प्लांट की कहानी। अच्छा, जो डेजर्ट प्लांट है उनमें एक खास बात है, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रात ही में ले लेते हैं, ठीक है, दिन का झंझट नहीं, रात ही में ले लेते हैं और एक बीज का मटेरियल बना लेते हैं, यानी पूरी रिएक्शन नहीं होती क्योंकि रात में तो सनलाइट प्रेजेंट नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस तो पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन बीज का एक मटेरियल बन जाता है और जब सनलाइट मिलती है तो पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो इसमें यही याद रखना कि जो डेजर्ट प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड रात में ही लेते हैं। क्यों लेते हैं, थोड़ा सा रीज़न भी अगर आप समझ लो, क्योंकि देखो क्या होता है, दिन में बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है जिसकी वजह से जो प्लांट के अंदर वाटर है वो लूज हो सकता है, जहाँ से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को आना है। तो उससे बचने के लिए दिन में वो होल जो होता है वो बंद रहता है, क्योंकि होल खुला रहेगा तो वाटर उड़ जाएगा। लेकिन रात में थोड़ा ठंडा मौसम रहता है, इसलिए रात में खुल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, तो रात में इतना पानी वहाँ से नहीं निकल पाता। अब जो आपका सेल ऑर्गेनल है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है, सेल का ही एक पार्ट है, उसी के अंदर आपका क्लोरोफिल कंटेन रहता है। ऐसे आप याद रख सकते हो, ये फिल लगा हुआ है, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल फिल रहता है, भरा हुआ रहता है। डायग्राम से मैंने शो कर दिया है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर फिल है क्लोरोफिल, ठीक है, और इस क्लोरोफिल की वजह से ही लीफ का ग्रीन कलर होता है। अब बात कर लेते हैं स्टोमेटा की। स्टोमेटा क्या होता है, छोटे छोटे होल होते हैं जो कि लीफ की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप नीचे डायग्राम में देख सकते हो। ऐसे तो आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे, माइक्रोस्कोप से ही दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। तो इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू आपको यहाँ इमेज में देख सकते हो। ये देख सकते हो स्टोमेटा पोर है, यानी बीच में जो होल है ये स्टोमेटा है, और उसके अगल बगल दोनों गार्ड सेल हैं। और जो ग्रीन डॉट देख रहे हो ये क्या है, आपका क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट ग्रीन क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल है। तो यहाँ आपको दो इमेज दिख रही है, ए वाला जो है वो ओपन कंडीशन है और बी वाला क्लोज कंडीशन है। अब जो स्टोमेटा पोर है वो ओपन और क्लोज कैसे होता है, तो ये काम गार्ड सेल करते हैं। कैसे करते हैं, देखो होता ये है कि गार्ड सेल क्या करते हैं, स्वेल कर जाते हैं, यानी फूल जाते हैं जब वाटर उनके अंदर फ्लो होता है। जैसा कि आप ए वाले में देख सकते हो, ये गार्ड सेल के अंदर वाटर भर गया तो ये फूल गए, और फूल गए तो ये ओपन हो जाता है, होल जो है ओपन हो जाता है। इसी तरीके से इसके जो पोर है, इसका जो होल है स्टोमेटा, वो क्लोज हो जाता है जब गार्ड सेल श्रिंक कर जाते हैं, यानी पानी उनके अंदर से निकल जाता है। तो दूसरे वाले में आप देख सकते हो यहाँ सिकुड़ गए हैं, ये थोड़े पतले हो गए हैं। तो इस तरह से जब पानी निकल जाता है तो श्रिंक कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, और सिकुड़ जाते हैं तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। अब इस होल का काम क्या होता है, इसी के थ्रू गैस एक्सचेंज होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड आती है और ऑक्सीजन यहीं से बाहर निकलती है लीफ की सरफेस से। अब जो गैस का एक्सचेंज है वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लीफ से ही हो, स्टेम से भी होता है, रूट से भी होता है, लेकिन ज़्यादा कहाँ होता है, मैसिव अमाउंट में कहाँ से होता है, लीफ से होता है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है कि अगर आपको एग्जाम में दे दिया जाए तो अक्सर लोग कहते हैं अच्छा गैस का एक्सचेंज कहाँ होता है, वो तो लीफ से होता है। लेकिन सिर्फ लीफ से नहीं, साथ ही साथ स्टेम से भी होता है, रूट से भी होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए कि ज़्यादा कहाँ होता है, ज़्यादा अमाउंट में कहाँ से होता है, तब आपका सिर्फ लीफ होगा कि लीव्स में ही ज़्यादा होता है, यानी मैसिव अमाउंट में एक्सचेंज लीव से ही होता है। और लीव्स के अंदर से कैसे होता है, वही स्टोमेटा के जरिए होता है। स्टोमेटा जो होल है उसी के जरिए ही वहीं से गैस अंदर और बाहर जाती है। अब बहुत ज़्यादा अमाउंट वाटर का वो भी लॉस हो सकता है, यानी निकल सकता है इस स्टोमेटा के जरिए, यानी ये होल है, होल से वाटर निकल सकता है जैसे कि मैंने अभी बताया था। तो क्या करते हैं, प्लांट क्लोज करते हैं इन पोर्स को, यानी ये पोर्स बंद रहते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती। जब ज़रूरत होती तभी ये होल ओपन होते हैं। इसीलिए डेजर्ट वाले प्लांट में क्या होता है, वो दिन में नहीं खोलते। अगर दिन में खुला
तो कार्बन डाइऑक्साइड तो आएगी लेकिन वाटर निकल जाएगा, और फोटोसिंथेसिस के लिए तो दोनों की ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ पर एक्टिविटी है, मैंने देखो डिटेल में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर उतनी ही बात करेंगे जितना एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि आपका MCQ बेस्ड एग्जाम है, पूरी कहानी तो आपको लिखनी नहीं है कि एक्सप्लेन करना है, इसलिए बस शॉर्ट में इसको समझ लो कि इस एक्टिविटी में क्या है। इसमें आपको क्या करना है, ऐसा प्लांट लेना है जिसकी जो लीव्स है वो वेरीगेटेड है, यानी पूरी तरह से ग्रीन नहीं है, ग्रीन है, कुछ नॉन ग्रीन पार्ट भी है, जैसा कि आप देख सकते हो डायग्राम में, यहाँ पर ग्रीन है और कुछ हिस्सा इसका आपका येलो है। तो ऐसा आपको कौन सा प्लांट है, आपका मनी प्लांट हो गया या क्रोटून्स हो गया, इनकी पत्तियां ऐसी होती हैं कि पूरी तरह से ये ग्रीन नहीं होती, कुछ ग्रीन होता है, कुछ नॉन ग्रीन हिस्सा होता है। तो उस प्लांट को आपको लेना है और 3 दिन तक अंधेरे में रख देना है। क्यों रख रहे हैं, ताकि जो स्टार्च है वो सारा इस्तेमाल हो जाए। जैसा कि भी मैंने बताया कि प्लांट अपना फूड को स्टोर किस फॉर्म में करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में। फोटोसिंथेसिस के जरिए खाना बनाते रहते हैं, और खाना बनाने के लिए उनको सनलाइट की ज़रूरत है, लेकिन आपने 3 दिन के लिए अंधेरे में रख दिया। अब वो खाना तो बना नहीं पाएंगे क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो नहीं पाएगा। तो जो फूड उन्होंने स्टोर किया था स्टार्च के फॉर्म में, वो इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, और 3 दिन में लगभग सारा जो है खाना जो जमा किए थे वो इस्तेमाल हो जाएगा। अब उनकी हो गई जेब खाली। फिर आपको क्या करना है, उसको सनलाइट में 6 घंटे के लिए रख देना है। क्यों रख रहे हैं, ताकि प्लांट अपना खाना फिर से बनाने लगे। अब आपको क्या करना है, लीफ को तोड़ लो और उसको बॉयल करो वाटर के अंदर कुछ मिनट के लिए। फिर आप उसको अल्कोहल में डाल दो और उसको बॉयल करना है, यानी वाटर बात देना है, कि पूरी तरह से डायरेक्ट अल्कोहल को हीट नहीं करना, नहीं आग पकड़ लेगी। ऐसे आपको वाटर लेना है, वाटर के अंदर आप ऐसे टेस्ट ट्यूब ले सकते हो, उसके अंदर अल्कोहल आपका भरा होगा, उसी के अंदर लीफ होगी, और ये जो बाहर वाला बीकर है जिसके अंदर आपका वाटर भरा है उसे आप हीट करोगे। ठीक है, वैसे ये सब सारा प्रोसेस नहीं आएगा, बस एक बार थोड़ा सा समझ लो। तो पहले वाटर के अंदर डाल के बॉईल किया, फिर अल्कोहल के अंदर बॉईल करेंगे। अब इससे क्या होगा, देखो अल्कोहल में बॉईल करने से ये होता है कि जो कलर होता है ना लीफ का वो पूरा उड़ जाएगा, गायब हो जाएगा। तो जो ग्रीन पार्ट था, और ग्रीन पार्ट क्या, पूरा ही जो सारा पार्ट है, खासतौर से ग्रीन पार्ट की बात हो रही है, तो यहाँ ग्रीन पार्ट की हम देख लेते हैं कि जो ग्रीन पार्ट होगा लीफ का वो कलरलेस हो जाएगा, या पेल कह सकते हैं, यानी उसका रंग बिल्कुल हल्का हो जाएगा, रंग उड़ जाएगा, और जो सोल्यूशन है वो ग्रीन हो जाएगा। इसका मतलब समझे कहानी क्या हुई, जो लीफ का ग्रीन कलर था वो रिमूव होकर सोल्यूशन में चला गया, इसीलिए सोल्यूशन ग्रीन हो गया और लीफ जो है वो कलरलेस हो गई। अब क्या करना है, इस लीफ को जो कि कलरलेस हो गई उसको आयोडीन सोल्यूशन में डिप करना है। तो देखोगे आपका जो ग्रीन पार्ट था, जो हिस्सा पहले ग्रीन था, वो अब ब्लू ब्लैक हो गया है, और ब्लू ब्लैक हो गया तो हम कह सकते हैं स्टार्च प्रेजेंट है। स्टार्च की प्रेजेंस को ऐसे ही टेस्ट किया जाता है कि आयोडीन हम उस हिस्से पे डालेंगे, अगर ब्लू ब्लैक हो गया वो हिस्सा तो इसका मतलब वहाँ स्टार्च प्रेजेंट है। इससे हमको ये पता चला कि क्लोरोफिल ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। कैसे पता चला, जब हमने अंधेरे में रखा था तो सारा स्टार्च इस्तेमाल हो गया था, यानी अब उसके पास कोई फूड नहीं है। 6 घंटे के अंदर क्या होगा, जब हमने 6 घंटे सनलाइट में रखा तो ग्रीन वाला जो हिस्सा है प्लांट का वो फूड बनाएगा और कुछ अपना एनर्जी में इस्तेमाल करेगा और कुछ स्टोर करेगा। तो भाई पहले वो अपनी जेब भरेगा ना, यानी जहाँ फूड बनना है पहले वहाँ इकट्ठा होगा, फिर उसके बाद दूसरे हिस्से को ट्रांसपोर्ट करेगा। लेकिन ज़्यादा टाइम हमने उसको दिया ही नहीं, इतना ही टाइम दिया कि 6 घंटे के अंदर वो सिर्फ अपने लिए बना सके और आजू बाजू जो नॉन ग्रीन वाले हिस्से हैं उनको फूड ना प्रोवाइड कर सके। इसीलिए जो ग्रीन वाला हिस्सा था वहीं पर सिर्फ फूड बना, और जब टाइम आया कि वो और फूड बना के और हिस्से में दे तब हमने सनलाइट से हटा लिया, उसको तोड़ लिया। तो जहां फूड बना और जहां स्टोर हुआ वहीं स्टार्च प्रेजेंट होगा। सिंपल सी बात है। अगर नॉन ग्रीन वाले हिस्से भी फोटोसिंथेसिस कर रहे होते तो यहां भी बन जाता, ये भी हिस्सा यहाँ पर भी स्टार्च प्रेजेंट होता और ये भी ब्लू ब्लैक हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब वहीं पर फूड बनेगा जो हिस्सा ग्रीन होगा, और ग्रीन किस वजह से होगा, क्लोरोफिल की वजह से होगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। अभी जनरली हो सकता है आपका केस स्टडी में आ जाए, जैसा कि आपका सैम्पल पेपर में 6.2 वाली एक्टिविटी से आया था, वहाँ एक्टिविटी आपको दे के पूछ ले कि इससे हम क्या टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो याद रखना, इस टेस्ट के जरिए हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि क्लोरोफिल ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। इसी तरह एक्टिविटी 6.2 में भी देख सकते हो, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 2 प्लांट लेना है, बिल्कुल एक ही जैसे हो, एकदम सारी चीज़ें वैसे ही हो, उसको डार्क रूम में आपको 3 दिन के लिए रख देना है। यहाँ भी वही है, स्टार्च सारा इस्तेमाल हो जाए, फिर आपको 2 घंटे के लिए सनलाइट में रख देना है। किस तरह से रखना है ये देख सकते हो, बेल जार के अंदर दोनों को बंद कर देना है। ठीक है, बस इस वाले के अंदर एक चीज़ एक्स्ट्रा डालना है, एक वॉच ग्लास लेना है, उसके अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, और बाकी ए और बी वाले दोनों प्लांट के अंदर बिल्कुल वही है, दोनों को ही बेल जार से हम बंद कर रहे हैं, दोनों प्लांट एकदम एक ही जैसा है।
तो ये जो आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या करेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। बेल जार से हमने कवर कर दिया, अब बाहर से एयर तो नहीं आएगी, लेकिन यहाँ जो एयर प्रेजेंट है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, वो प्लांट इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन इस एक्टिविटी में हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, तो हमें दो कंडीशन बनानी पड़ेगी। एक प्लांट जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड देंगे और दूसरे को नहीं देंगे। तो ए वाले में हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लग दिया जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ए वाले को नहीं मिला और बी वाले को मिला। तो यही चीज़ आप देख लो। फिर वही वाला काम करेंगे जो भी हमने देखा था पिछली वाली एक्टिविटी में, स्टार्च टेस्ट करेंगे। तो हमें ये पता चलेगा ए वाले के अंदर स्टार्च एब्सेंट होगा या बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत कुछ जो कार्बन डाइऑक्साइड रह गया होगा वही उसको मिल जाएगा, तो थोड़ा बहुत कुछ फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। वहीं स्टार्च आपको बी वाले में प्रेजेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड इस बेल जार के अंदर प्रेजेंट था वो इस्तेमाल कर लेगा प्लांट। तो इससे ये हमको पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। अब फिगर बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो पूरा स्ट्रक्चर तो आपको याद नहीं रखना कैसे बनना है, बस कौन सा पार्ट का क्या नाम है ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि आप सैम्पल पेपर में देखे होंगे कि वहाँ ऐसा क्वेश्चन दिया था सीबीएसई ने। तो जो बीच वाला हिस्सा है वो मिड रिब है, मिड से मिडिल आप याद रख सकते हो। बाकी ये साइड में आपका वेन्स हो गई, और जो ग्रीन वाला पार्ट होता है जो ब्लेड जैसा है वो क्या है, लीफ ब्लेड या लेमिना कह सकते हैं। अब आपका जो ये मिड रिब है, ये दो हिस्से इसके अंदर होते हैं, आपका फ्लोएम और जाइलम, और इन दोनों को हम मिलाकर क्या कहते हैं, वस्कुलर बंडल है। इसकी डिटेल हम ट्रांसपोर्टेशन वाले टॉपिक में देखेंगे। तो यहाँ से एक छोटा सा हिस्सा इसका क्रॉस सेक्शन वाला, इसको अगर हम जूम करके देखें तो ये हिस्सा कुछ हमको इस तरह से दिखाई पड़ेगा, जो नीचे आप देख सकते हो। इसमें जो ऊपर है ये आपका ये क्या है, वैक्सी कटसेल हो गया, और ये अपर एपिडर्मिस हो गया। ऊपर है तो इसीलिए अपर एपिडर्मिस कहेंगे, और ये नीचे वाला हिस्सा है तो इसे हम लोअर एपिडर्मिस कहेंगे। यहाँ देख सकते हो ये होल है, तो ये क्या है, स्टोमेटा है, और स्टोमेटा के दोनों तरफ क्या होते हैं, आपके गार्ड सेल होते हैं। बीच में आप खाली जगह देख रहे होगे तो वो आपके एयर स्पेसेस हो गई। ये जो गोल गोल आपका है जिसके अंदर ग्रीन ग्रीन है वो क्या है, वो क्लोरोप्लास्ट है, जिसके अंदर ग्रीन कलर से क्लोरोफिल भरा हुआ है। तो प्लांट वाला सारा काम हो गया। अब हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अब आगे बढ़ने से पहले आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो यार लाइक ज़रूर कर लो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा के बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको पे क्लिक करके ऑल पे आपको क्लिक कर देना है, जिससे नई वीडियो आपको आते ही मैसेज आ जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। ओके, तो चलते हैं आगे हम। इसमें क्या होता है, बेसिकली आपका एलिमेंट्री कैनाल होता है जिसके थ्रू फूड पूरा चलते हुए जाता है और पूरा डाइजेशन वगैरह इसके अंदर होता है। ये जो आपका एलिमेंट्री कैनाल होता है ये मस्कुलर होता है, यानी मसल से मिलके बना होता है। तो इसकी जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रिदमिकली, यानी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, सिकुड़ेंगी और फैलेंगी। इसी को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। जो पूरा जो आपका गट है, यानी जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, उसके थ्रू ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चलती रहती है। ये आप देख सकते हो एनिमेशन में, यही आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है। जब दबाएगा तो फूड क्या होगा, नीचे की तरफ भागेगा, और जब नीचे चला जाएगा तो वो हिस्सा जो दबा था वो वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। इसी को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। ये पूरा जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है उसके थ्रू चलता रहेगा। वरना सोचो कि फूड आप मुंह के अंदर लिए और फिर उसके बाद बॉडी के अंदर कैसे वो चलता है, इसी मूवमेंट के जरिए आगे चलता है, कोई मोटर नहीं लगी होती। इस एलिमेंट्री कैनाल की जो लाइनिंग होती है वो सॉफ्ट होती है, यानी अंदर की जो वॉल होती है ना वो सॉफ्ट होती है। अब इस एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट क्या होते हैं, देखो माउथ से स्टार्ट होता है। पहले माउथ है, फूड पहले माउथ में जाएगा, फिर उसके बाद अच्छे से हम चबाने के बाद वो कहाँ जाएगा, फेरिंग्स के अंदर, फिर एसोफेगस के अंदर, फिर आपका स्टमक के अंदर, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर एनस। यहाँ आकर ये पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। तो सारे एक एक पार्ट को और उसके क्या फंक्शन है उसे हम समझते हैं। तो पहले माउथ की बात कर लें, जिसे हम बकल कैविटी भी कहते हैं। इसमें मेनली 3 चीज़ें होती हैं। एक तो टीथ है, इसका काम क्या होता है तो जानते हो यार, फूड को क्रश करना, उसे चबाना, उसे छोटे छोटे टुकड़े करना, सेम टेक्सचर का बनाना, यानी एक जैसी बनावट हो। टंग का भी जानते हो, ये मस्कुलर है, कोई हड्डी थोड़ी ना होती टंग में, ये पूरा मसल होता है। ये फूड को मिक्स करती है सलाइवा के साथ, ठीक है। तीसरा आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, सलाइवरी ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या होती है, वो हिस्से होते हैं जहाँ से कोई केमिकल निकलता होता है। तो सलाइवरी ग्लैंड का मतलब यहाँ से सलाइवा निकलेगा, ठीक है, सलाइवा निकलेगा। ये क्या है कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, जिसे हम एंजाइम्स कहते हैं। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट के बारे में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि ये क्या करते हैं, अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रही होती है तो उसको कराते हैं,
और अगर स्लो हो रही तो उसको तेज़ कराते हैं। अब बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है वहाँ जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहलाते हैं। उसका अलग से हमने नाम दे दिया है, वो क्या है, एंजाइम्स। ठीक है, ये बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन को तेज़ कराते हैं। तो सलाइवा भी क्या है, एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। क्यों है, क्योंकि सलाइवा के अंदर आपका सलाइवरी अमाइलेज होता है जो कि आपका जो स्टार्च होता है उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है कि स्टार्च का डाइजेशन कहाँ होता है, तो आप कहोगे माउथ में। कौन कराता है, सलाइवा कराता है। क्यों कराता है, क्योंकि सलाइवा के अंदर सलाइवरी अमाइलेज होता है जो कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ काम हो गया। अब फूड आगे आएगा, गले के अंदर पहुँचेगा, जो आपका फूड पाइप है जिसे एसोफेगस भी कहा जाता है वहाँ पहुँचेगा। वहाँ भी इसी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के जरिए ही खसकते हुए नीचे पहुँचेगा। स्टमक के अंदर ये पहुँच गया। अब स्टमक के अंदर क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, स्टमक की वॉल्स के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ से आपकी 3 चीज़ें निकलती हैं। एक तो आपका HCl निकलता है, इसका काम क्या होता है, एसिडिक मीडियम बनाना। भाई HCl का एसिड है तो एसिड वाला एटमॉस्फेयर बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि पेप्सिन को एसिड वाला एटमॉस्फेयर चाहिए। जैसे आप लोग को एक एटमॉस्फेयर चाहिए होता है पढ़ने के लिए, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा, हंगामा हो रहा हो तो आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। पढ़ाई कैसे होगी, बहुत शांत एटमॉस्फेयर हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। उसी तरीके से जो पेप्सिन है वो अपना काम तब करेगा जब स्टमक का जो एटमॉस्फेयर है वो एसिडिक होगा। ठीक है, तो HCl ये काम करता है। अब पेप्सिन का काम आया कि ठीक है अब हम अपना काम कर पाएंगे। और पेप्सिन भी क्या है, ये एक एंजाइम है। ये क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। पूरी तरह से नहीं, लेकिन प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट कौन कराता है, पेप्सिन कराता है। फिर आता है म्यूकस। अब देखो पेट में एसिड बना है, HCl बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, वो स्टमक की जो वॉल है उसको करोड कर सकता है, जला सकता है। तो उसको बचाने के लिए ये म्यूकस रिलीज होता है ताकि जो इनर लाइनिंग है, अंदर वाली जो वॉल है स्टमक की, उसको एसिड से बचा सके। स्टमक का काम हो गया। अब फूड निकलेगा और कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन कैसे आएगा, यहाँ पर आपको स्फिंक्टर मसल मिलेगी। ठीक है, जो रेगुलेट करेगी। मतलब ऐसे नहीं कि स्टमक के अंदर सब मिक्सिंग हुआ, पेप्सिन म्यूकस सब मिलके और उसके बाद धड़ाम से पहुँच गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। थोड़ा थोड़ा करके जाएगा। तो स्फिंक्टर मसल का बेसिकली काम क्या होता है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करती है, यानी सिकुड़ती हैं और फैलती हैं। जब किसी चीज़ को पास कराना होता है तो ये फैल जाती हैं, खुल जाती हैं, और जब किसी चीज़ को रोकना होता है तो ये बंद हो जाती हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा करके फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंटर कराती हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या कहानी होती है, इसको हम देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है, नहीं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट, ये कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। प्रोटीन के बारे में हमने देखा था कि स्टमक के अंदर स्टार्ट हो जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होता है, तो आप कहोगे स्टमक में। कहाँ कंप्लीट होता है, यानी एंड कहाँ होता है, तो आप कहोगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने लिख दी हैं। इसका नोट्स आपको ये मिल जाएगा PDF, तो आप आसानी से रिवाइज कर सकते हो। यहाँ आप समझ लो बस, ये एलिमेंट्री कैनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट है। तो कहोगे लॉन्गेस्ट है तो स्मॉल क्यों कह रहे हैं, भाई लंबाई की बात कर रहे हैं तो लंबाई में वो लंबा होता है, डायमीटर वो छोटा होता है। ठीक है, अभी लार्ज इंटेस्टाइन आएगी, उसको हम देखेंगे। और ये कॉइल के फॉर्म में होता है, ऐसे 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 लपेटा होता है, मैगी जैसा, चाउमीन जैसा रहता है। ठीक है, तो फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ गया। अब क्या होगा, आपका जो लीवर है वो अपना काम करेगा। लीवर से क्या निकलेगा, बाइल जूस बनेगा। लीवर के अंदर बाइल जूस बनेगा और स्टोर होगा आपका गाल ब्लेडर के अंदर। ये सारे पॉइंट आप ध्यान से समझना। बाइल जूस बनेगा कहाँ, लीवर के अंदर। स्टोर कहाँ होगा, जमा कहाँ होगा, इकट्ठा कहाँ होगा, गाल ब्लेडर के अंदर। उसके बाद ये कहाँ आएगा, बाइल डक्ट के थ्रू होते हुए इंटेस्टाइन के अंदर इंटर करेगा। ठीक है, अब यहाँ एक और चीज़ आप याद रखना, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, लीवर उसका पार्ट नहीं है। लीवर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, यानी डाइजेशन वाले प्रोसेस में तो उसका काम है, क्योंकि लीवर क्या करेगा, बाइल जूस बना रहा है और बाइल जूस डाइजेशन में मदद करता है। अभी हम देखेंगे क्या यूज़ है। लेकिन एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है। एलिमेंट्री कैनाल का वही पार्ट है जिसके थ्रू फूड पास होता है। भाई फूड माउथ में जाता है, एसोफेगस के अंदर जाता है, स्टमक के अंदर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के जाता है, लेकिन लीवर के अंदर नहीं जाता। लीवर से मटेरियल इंटेस्टाइन के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि लीवर एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है या नहीं। तो कहना नहीं, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, हाँ भाई डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। इस तरह पैनक्रियाज का भी, अभी हम देखेंगे। तो लीवर से बाइल जूस बना, गाल ब्लेडर के अंदर स्टोर हुआ। अब जूस है, जूस के अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो इस जूस के अंदर
एक होता है आपका बाइल सॉल्ट, और भी बहुत सी चीज़ें होती है जैसे अमीनो एसिड हो गया, विटामिन हो गया। तो बाइल जूस के अंदर बाइल सॉल्ट भी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ स्पेशली बाइल सॉल्ट का काम बताया जा रहा है कि बाइल सॉल्ट क्या करती है, जो लार्ज ग्लोब्यूल्स हैं फैट के, यानी बड़े बड़े जो टुकड़े हैं फैट के, उनको छोटे छोटे टुकड़े में बदल देती है, ठीक है। और वही बाइल जूस का ओवरऑल काम की हम बात करें तो ये क्या करता है, जो स्टमक के अंदर एसिड निकला था उससे एक एसिडिक मीडियम बन गया था, यानी एसिडिक एटमॉस्फेयर बन गया था। बाइल जूस क्या करेगी, अल्कलाइन मीडियम बना देगी, यानी बेसिक मीडियम बना देगी। क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर आगे का काम तभी होगा जब अल्कलाइन मीडियम है। हर आदमी का अपना अलग होता है कि भाई हमको ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए, कोई कहेगा हमको ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए। तो पैनक्रियाज से जो पैनक्रियाटिक जूस निकल रहे हैं उनको काम करने के लिए अल्कलाइन वाला मीडियम चाहिए। तो बाइल जूस ये काम कर देगा, चलो ठीक है हम ये वाला एटमॉस्फेयर बना देते हैं। अब पैनक्रियाज से आपका क्या निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस। इसके अंदर बहुत सी चीज़ें होती हैं, स्पेशली आपका ट्रिप्सिन और लाइपेज जो कि आपके बुक में मेंशन है, उसकी हम बात कर लेते हैं। ट्रिप्सिन क्या करेगा, आपका प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा और इसका डाइजेशन यहीं पर आकर एंड हो जाएगा, यानी कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट कहाँ से हुआ था, पेप्सिन के ज़रिए, और ख़त्म कहाँ हो रहा है, ट्रिप्सिन के ज़रिए। तो इसे आप ऐसे याद रख सकते हो। यहाँ देख सकते हो ये क्या है, सिन, सिन का मतलब पाप होता है, पी से पाप और पी से आपका प्रोटीन, ठीक है। तो याद रख सकते हो, एक पापी क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन को स्टार्ट करेगा, और दूसरा जो पापी है वो क्या करेगा, प्रोटीन के डाइजेशन को कंप्लीट करेगा। दोनों मिलके गंघोर पाप करेंगे। लेकिन हमें बहुत पाप हो गया यार। इतना समझो कि ट्रिप्सिन और पेप्सिन क्या कर रहे हैं, प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे। पेप्सिन स्टार्ट करेगा, ट्रिप्सिन एंड करेगा। पेप्सिन स्टमक का है और ट्रिप्सिन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का है। लाइपेज क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा इस इमल्सिफाइड फैट का। इमल्सिफाइड फैट क्या है, यही जो बड़े बड़े टुकड़े का छोटा टुकड़ा हुआ है ना, इसी को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। और लाइपेज इसका ब्रेक डाउन करेगा। ब्रेक डाउन से मतलब क्या है, अभी तो हमने कहा बाइल सॉल्ट तो छोटे टुकड़े कर दिए, अब और छोटे करने की क्या ज़रूरत है। तो बाइल सॉल्ट क्या करेगा, फिजिकल डिवीज़न करेगा, यानी फिजिकली वो जो टुकड़ा है उसको छोटे छोटे टुकड़े में बदलेगा। लेकिन लाइपेज उसके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करेगा, उसके मॉलिक्यूल्स को तोड़ेगा, उसकी बॉन्ड को तोड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो लाइपेज किस पे एक्ट करेगा भाई, इतने बड़ा जो स्ट्रक्चर है, बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स हैं जो फैट के, उस पर लाइपेज एक्ट नहीं कर पाएगा। वो बाइल सॉल्ट्स कहेगा भैया इसके टुकड़े छोटे करो तभी हम अटैक करेंगे। तो जब छोटे टुकड़े हो जाएंगे तब लाइपेज अपना काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ से इतना काम हो गया। अब जो इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहते हैं, वहाँ से आपका इंटेस्टाइनल जूस निकलता है। इस जूस के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि क्या करती हैं, प्रोटीन को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेंगी, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, और जो फैट्स हैं उसको फैटी एसिड और ग्लाइसरोल के अंदर कन्वर्ट करेंगी। ये काम किसका है, इंटेस्टाइनल जूस का। अब यहाँ एक और चीज़ आप याद रखना है, जो आपका हार्बीवोर्स हैं जो कि ग्रास वगैरह खाते हैं, उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बड़ी होती है। क्यों होती है, क्योंकि ग्रासेस के अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होते हैं और इसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, इसीलिए इंटेस्टाइन बड़ी होती है। तो धीरे धीरे अपना उसके थ्रू वही डाइजेस्ट होता रहता है। वही जो आपका कार्निवोर्स हैं जो मीट वगैरह खाते हैं जैसे लॉयन वगैरह हो गए, उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो छोटी होती है, ठीक है। अब नीचे देख लेते हैं कि आप देख सकते हो स्मॉल इंटेस्टाइन कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। जो डाइजेस्टेड फूड है, जो फूड डाइजेस्ट हो गया है, वो क्या होगा, यहीं एब्जॉर्ब होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है वो देख रहे हो अंदर की वॉल किस तरह से है, फिंगर जैसा दिख नहीं रही है। इसी फिंगर को हम क्या कहते हैं, विली कहते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हम कह सकते हैं। और इसी विली के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं। तो फूड इस वॉल के अंदर जाके ब्लड वेसल्स के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ, जो डाइजेस्ट हो गया था फूड, जो सिंपल फूड बन गया था, वो इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, वहीं से ब्लड में चला जाएगा और उसमें हर सेल तक पहुंच जाएगा। अब जो बचा कुचा कबाड़ है वो कहाँ पहुंचेगा, आपका लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, जहाँ पर जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हो पाया वो पहुंचेगा। यहाँ से जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेगी। अब लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मोटी होती है, ठीक है। इसकी लंबाई कम होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में, लेकिन इसकी मोटाई ज़्यादा होती है, इसीलिए हम लार्ज कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, पतली होती है, ठीक है, लेकिन लंबाई में ज़्यादा होती है। फिर यहाँ से मटेरियल कहाँ जाएगा, एनएस के थ्रू ये बाहर निकल आएगा फूड, और यहाँ पर भी एनल स्फिंक्टर होता है जो कि कंट्रोल करता है। जब वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना होता है तब ये ओपन होता है, अदरवाइज ये क्लोज होता है। अब यहाँ पर थोड़ा पार्ट्स को आप समझ लो, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ये पार्ट कौन सा है, तो ये आपका यहाँ टंग होगा,
फिर ये माउथ है, बकल कैविटी, ये जो ट्यूब देख रहे हो ये आपका एसोफेगस है, जिसे हम फूड पाइप भी कह सकते हैं। ये आपका डायफ्राम है, वैसे ये इसका पार्ट नहीं है लेकिन यहाँ लिखा हुआ है तो हम देख लेते हैं। ये जो जे शेप का ऑर्गन देख रहे हो ये आपका स्टमक है। यहीं पर छोटा सा आपका देख सकते हो गाल ब्लैडर है जहाँ स्टोर रहता है। और ये जो लीवर से लेफ्ट साइड में आपका है, स्टमक से लेफ्ट साइड में वो आपका लीवर है। और ये पतला सा जो रास्ता है ये आप बाइल डक्ट है, आप देख सकते हो, एरो आपकी बुक में भी दिया हुआ है। स्टमक के बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, यहाँ से कनेक्ट रहेगा पीछे से होते हुए, देख सकते हो पतली वाली जो पाइप देख रहे हो ना, कॉइल यहाँ पर, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो मोटी वाली है बड़ी सी, यहाँ पे देख सकते हो स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ इसको कनेक्ट करेगा और यहाँ से फिर लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर इंटर करेगा और यहाँ एनएस से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ इतना खास नहीं है समझाने वाला। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन जिसे हम कोलन भी कह सकते हैं, ये नाम भी आप याद रखना। अब यहाँ हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। वैसे जो हमने अभी ह्यूमन वाला पढ़ा वो भी हेटरोट्रॉफिक के अंदर ही आता है, क्योंकि न्यूट्रिशन सिस्टम बेसिकली दो तरीके का मेनली होता है। एक तो आपका ऑटोट्रॉफिक होता है जो प्लांट वाला हो गया, और दूसरा आपका हेटरोट्रॉफिक हो गया जिसमें ह्यूमन वगैरह और भी बहुत सारा जो हम अभी देखेंगे वो सब आ जाते हैं। ठीक है, ह्यूमन वाला भी इसी का पार्ट है, हेटरोट्रॉफिक का ही। अब कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो जो कॉम्प्लेक्स सा फूड है, बड़ा ताम झाम वाला फूड है, उसका ब्रेक डाउन करते हैं बॉडी के बाहर ही, उसको सिंपल में बदल लेते हैं। जब वो फूड सिंपल बन जाता है तो एब्जॉर्व कर लेते हैं। वहीं कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, फूड को बॉडी के अंदर ले आते हैं, फिर ब्रेक डाउन करते हैं और सिंपल बनाते हैं। जैसे हम लोग करते हैं, हम लोग क्या करते हैं भाई, खाने को बॉडी के बाहर थोड़ी ना डाइजेस्ट करते हैं, जैसा भी पाते हैं अगड़म बगड़म कुछ भी पाए खा लिए, अब पेट के अंदर चला गया तो फिर उसको ब्रेक डाउन होता है, फिर वो डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिज्म बॉडी के बाहर ब्रेक डाउन करते हैं फूड का, उनका एग्जाम्पल आप याद रख लो। फंजाई हो गया, जैसे आपका ब्रेड मोल्ड्स हो गया, यीस्ट, मशरूम, ये एग्जाम्पल है। यहाँ से भी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसी में आपका एक यही हेटरोट्रॉफिक के अंदर ही आपका पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी आती है, यानी जो आपका पैरासाइट है वो अपना खाना कैसे बनाते हैं, वो कैसे हासिल करते हैं। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना प्लांट और एनिमल से हासिल करते हैं, यानी खुद नहीं बनाते। प्लांट बनाएगा यानी प्लांट की बॉडी से ही खाना ले लेंगे, एनिमल की बॉडी से ही ले लेंगे, बिना उनको मारे, किल नहीं करेंगे। जैसे मच्छर है, मॉस्किटो की बात करें तो वो क्या करता है, वो अपना खाना हमारी बॉडी से ले लेता है, खून हमारा पी लेता है। तो मच्छर काटता है तो मर थोड़ी ना जाते हो, तो बिना मारे ही अपना वो काम बना लेता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। कस्कुटा हो गया, अमर बेल जिसे हम कहते हैं, टिक्स हो गया, लाइस हो गया जो सर की जूं होती है, लीचेस हो गया, जोंक जिसे हम कहते हैं, टेप वॉर्म हो गया। ये सब क्या करते हैं, किसी को मारते नहीं हैं, बस लूट लेते हैं खाना पीना, कुछ प्लांट से और कुछ एनिमल से। जैसे कस्कुटा की बात कर लें तो ये भी थोड़ा याद रखना कि ये क्या करते हैं, प्लांट से अपना खाना लेते हैं। अब जैसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करें, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से बने होते हैं, तो वो फूड कैसे हासिल करते हैं, वो अपनी पूरी सरफेस से कहीं से भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, सब ऐसा नहीं करते। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अमीबा क्या करता है, जहां पर भी खाना दिखता है, देखो लेफ्ट साइड में ये डायग्राम बना हुआ है, तो एक टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन बनाते हैं, यानी फिंगर जैसा बनता है। जैसे ये आप देख सकते हो अमीबा है, ये फूड पार्टिकल है, यहाँ खाना दिखा तो अब क्या करेगा, यहाँ पर एक फिंगर जैसा बनाएगी, जिसे हम सूडोपोडिया कहते हैं। ये नाम याद रखना, सूडोपोडिया, या आपको दे दे फिंगर लाइक एक्सटेंशन, या आपसे कह ले फीट जैसा, मतलब पैर जैसा कुछ बनाते हैं, या हैंड जैसा कुछ बनाते हैं। ठीक है, तो देखने से जैसा लगा, देखो साइंटिस्ट को जैसा देखने में लगा वो वैसे नाम दे दिया। किसी को लगा फिंगर जैसा बनाते हैं, किसी को लगा वो हाथ जैसा बना रहा है, और ये देखो इसको कवर कर लेगा। ठीक है, फूड पार्टिकल को चारों तरफ से घेर लिया, तो अंदर का जो हिस्सा होगा उसे हम क्या कहेंगे, फूड वैक्यूल, और इस हिस्से के अंदर क्या होगा, डाइजेशन होगा। जैसे हम देखते हैं कि ये क्या करते हैं, देखो फिंगर जैसा बनाया इन्होंने, और उसके बाद उसी के अंदर फूड पार्टिकल को कवर कर लेते हैं और एक फूड वैक्यूल बना लेते हैं। खाली स्पेस होती है, उसके अंदर फूड फंसा होता है। इस फूड वैक्यूल के अंदर इस कॉम्प्लेक्स से सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं, यानी भी बॉडी के अंदर नहीं ले गए हैं, बाहर ही बाहर ये काम कर लिए, और इसको सिंपल बना लेते हैं फूड को, और फिर इनके साइटोप्लाज्म के अंदर ये डिफ्यूज़ हो जाता है, यानी चला जाता है जब डाइजेस्ट हो जाता है। और जो डाइजेस्ट नहीं होता वो इस सरफेस से बाहर निकल आता है, सेल से निकल जाता है। ठीक है, इसी तरह से पैरामोसियम की बात करें, ये देखो ये भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यानी यूनिसेलुलर है, लेकिन इसका क्या होता है कि डेफिनेट शेप होता है, ये अपना शेप नहीं बदलते। अमीबा अपना शेप बदल लेता है, ये नहीं बदलते। इनको खाना दिखता है तो ये क्या करते हैं, इनका एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है कि भैया यहीं से हमको खाना लेना है, यहीं पर हमारा मुंह है, यहीं पर खाना जाएगा। लेकिन अगर फूड उसको दूसरी जगह दिख गया, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये है, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है, और एक जगह होती है कि भाई यहीं से फूड जाएगा। अब फूड उसको दिख गया इधर, तो क्या करेगा, यहाँ पर ऐसे सीलिया होता है, यानी हेयर जैसा बना होता है। इसकी मदद से क्या करता है, फूड को आगे की तरफ धक्का देते 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 यहाँ आकर जहाँ पर इसका माउथ है
उसके ज़रिए ये अंदर चला जाता है। ठीक है, तो सीलिया जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसकी मदद से और इसकी पूरी सरफेस पे होता है, उसकी मदद से फूड को उस जगह पहुंचा देता है जहां से ये फूड उसकी बॉडी के अंदर जाएगा। ठीक है, तो दोनों तरीके के हमने सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म देख लिए। अमीबा जो कि अपना शेप को चेंज कर लेता है, कहीं भी खाना दिखा वहीं से चेंज करके अंदर ले लेगा। और पैरामीशियम की हम बात कर लें तो ये क्या करता है, खास जगह से ही फूड अंदर जाता है। तो ये हमारा न्यूट्रिशन वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। शायद वीडियो बहुत बड़ी बन गई है, छोटी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन एक्सप्लेन करना रहता है और एक्सप्लेनेशन में कब टाइम निकल जाता है पता नहीं चलता। तो इस तरह से जो भी वीडियोस आएंगी वो प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम होगा क्लास 10 साइंस धमाका सीरीज़। इस तरीके से और जो भी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस आएंगी उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट विजिट करके यानी चैनल को सर्च कर लेना, CBSE वर्ड्स डी के आगे Z लगाना है। ठीक है, और चैनल को ओपन करोगे तो होम वीडियो प्लेलिस्ट दिख रहा होगा ऊपर, प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे, स्क्रॉल डाउन करोगे तो CBSE क्लास 10 वाला जो सेक्शन है वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कहीं से भी देख सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और इस वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, क्योंकि आप शेयर करोगे तभी आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, फिर मन करता है कि वीडियो बनाई जाए। अदरवाइज़ तो वीडियो फिर बनाने का मन नहीं करता। ठीक है, इसका जो नोट्स है इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी है, उसको ऐड करने के बाद मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।